हे गाइस, वेलकम टू द लक्ष्य टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़। आज 9 अक्टूबर है और आज हम ऐसे ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। हम अपने प्रश्नों पर चर्चा शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा पहला प्रश्न आज का है कि जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, कौन सा हाइपरसोनिक क्रूज में जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, भारत, रूस, जापान और चीन। तो इसमें हमारा जो उत्तर होगा वो रूस होगा। रूस ने इस जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये समाचारों में इस कारण रहा क्योंकि एक प्रकार से परमाणु मिसाइल है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं इस प्रकार से परमाणु मिसाइलों का बार बार परीक्षण करने के लिए। और ये परीक्षण इसने वॉरेंट सागर में किया, जो पहले भी परमाणु विकिरण के रिलीज़ होने के लिए समाचारों में लगातार बना रहा है। और इस जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की विशेषता ये है कि ये हाइपरसोनिक है, यानी कि इसने 450 किलोमीटर की दूरी पर रखे अपने लक्ष्य को मात्र 4.5 मिनट से भी कम समय में भेज दिया, उसे गिरा दिया। तो इस कारण से जिरकॉन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इम्पोर्टेंट समाचार बन जाता है। और ये किसने इसको परीक्षण किया? रूस ने इसका सफल परीक्षण किया। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा नोबेल पुरस्कार 2020 से संबंध रखता है और किस क्षेत्र में? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। तो हम इससे पहले की सीरीज़ में आप लोगों को बता चुके हैं कि मेडिसिन और भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है पहले ही। उसके विजेता कौन कौन है और किन क्षेत्रों में उसमें खोज की गई है और कौन कौन से खोज हैं। तो इसके बाद रसायन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है वो किस खोज के लिए की गई है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, लिथियम आयन बैटरी, पौधों में प्रोटीन रसायन, जीनोम एडिटिंग तकनीक और हमारे पास डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर होगा वो जीनोम एडिटिंग तकनीक के लिए ये नोबेल पुरस्कार 2020 रसायन विज्ञान में दिया जा रहा है। और ये 2 वैज्ञानिक हैं, इमैनुअल चारपोटियर और जेनिफर ए डूडना। ये 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जीनोम एडिटिंग तकनीक की एक ऐसी पद्धति विकसित की है जो डीएनए स्टैंड में जो खराब डीएनएज हैं उनको निकाल कर उनकी जगह पर नए डीएनएज को स्थापित कर सकता है। ये एक प्रकार से कैंची की तरह काम करता है, तो इसलिए इसे क्रिस्पर केस9 स्पिनिंग सीजर के नाम से जाना जाता है। क्रिस्पर केस9 एक तरीके का प्रोटीन तत्व होता है जिसका उपयोग डीएनए स्टैंड को ठीक करने, उसमें जो बीमारियां हैं उसको हटाने के लिए काम किया जाता है। यानी कि जो डीएनए स्टैंड खराब हो चुका है, जिसके कारण कोई बीमारी हो चुकी है, वो अब ठीक नहीं है, तो उसको इस सीजर से या केस9 प्रोटीन की सहायता से, अर्थात इसको इस प्रकार की कैंची का उपयोग करके उस डीएनए स्टैंड को हटा दिया जाएगा। और डीएनए स्टैंड में प्राकृतिक रूप से क्षमता होती है कि वो अपने आप को फिर से विकसित कर लेगा, जिसकी वजह से जो बीमारी थी वो ख़त्म हो जाएगी और एक नए डीएनए स्टैंड का विकास होगा। तो क्रिस्पर केस9 स्पिनिंग सीजर्स कहा जाता है किसे? जीनोम एडिटिंग तकनीक को। और इसके लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया 2 वैज्ञानिकों को। कौन कौन वैज्ञानिक हैं? इमैनुअल चारटोपियर और जेनिफर ए डूडना। तो इन 2 वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया गया, ये जो इमैनुअल चारटोपियर और जेनिफर ए डूडना। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश से रूबेला वायरस के समाप्त होने की घोषणा की है? ठीक है, अभी WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश से रूबेला वायरस के समाप्त होने की घोषणा की है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। तो इसमें जो हमारा उत्तर होगा वो हमारा उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका से WHO ने रूबेला वायरस के समाप्त होने की पूर्ण घोषणा की है। रूबेला वायरस और इसके साथ साथ मिजल्स जो वायरस है वो भी श्रीलंका से ख़त्म हो गया है। और श्रीलंका के साथ दक्षिण पूर्व एशिया में जो देश हैं
उनमें मालदीव और श्रीलंका, इन दोनों से ही रूबेला वायरस के समाप्ति की घोषणा WHO ने की। जिनेवा में स्थित WHO है, उसने श्रीलंका और मालदीव दोनों से ही रूबेला वायरस के मुक्त होने की घोषणा की है। और इसके साथ ही रूबेला वायरस के साथ साथ मिजल्स जो वायरस है वो भी श्रीलंका और मालदीव से समाप्त हो चुका है। इसकी घोषणा किसने की? WHO ने की है। तो कौन कौन से वायरस ध्यान में रखने हैं? रूबेला वायरस और मिजल्स वायरस। आराम से इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ से इन वायरसेस के समाप्ति की घोषणा की गई है। तो श्रीलंका से की गई है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में ये पहले ऐसे दो देश बने हैं, श्रीलंका और मालदीव, जहाँ से ये दोनों ही वायरसेस अब समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न भी हमारा साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 को लेकर है, और ये साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो हमने देखा कि 4 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं अभी तक। आपका जो चिकित्सा क्षेत्र है, फिजियोलॉजी है या मेडिसिन है, और दूसरा भौतिकी है, तीसरा रसायन है, और चौथा आपका साहित्य है। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में इस बात को बताया होगा कि 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो 6 में से 4 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। अब 2 क्षेत्र और बचते हैं, शांति और अर्थशास्त्र का। उस पर भी घोषणा कल हो जाएगी। तो अब इसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो कि ये हमारा प्रश्न कहता है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 किस कवयित्री को प्रदान किया गया? किस कवयित्री को प्रदान किया गया? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। विलस्वा सिम्बोरस्क, बी लुइस ग्लॉक, और सी ऑप्शन है ओल्गा टोकरिजुक, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है लुई ग्लॉक। ये इनको इनकी कविता के लिए ये पुरस्कार दिया गया। और ये रोचक तथ्य है कि अभी तक ये दूसरी कवि हैं या कवयित्री हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और महिला कवयित्री ये दूसरी हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनसे पहले 1996 में 1996 में विलास्वा सिम्बोरस्का को ये पुरस्कार दिया गया था। वो भी एक कवयित्री थी। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को साहित्य में पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन जो अन्य महिलाएं हैं वो लेखिकाएं हैं, उन्होंने वो राइटर हैं और ये कवयित्री हैं, इन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो 2 ही कवयित्री को अभी तक नोबेल पुरस्कार मिला है। एक विलास्वा सिम्बोरस्का को 1996 में, और लुई ग्लॉक को अभी 2020 में इनकी कविता के लिए पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने? ठीक है, कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। S राजीव नंदन, M राजेश्वर राव, D रमेश सिंह, K सर्वेश नागर। तो डिप्टी गवर्नर को देखें तो RBI में कुल डिप्टी गवर्नर की जो संख्या होती है वो 4 होती है। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, गवर्नर होते हैं। और 4 डिप्टी गवर्नर होने की जो बात है वो RBI एक्ट 1934 में की गई है कि 4 डिप्टी गवर्नर होंगे। और आज का जो हमारा ये प्रश्न है इसका जो आंसर है M राजेश्वर राव है। M राजेश्वर राव नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए, और ये जो स्थान लेंगे NS विश्वनाथन का स्थान लेंगे। NS विश्वनाथन जो हैं नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त NS स्वामीनाथन के स्थान पर नए डिप्टी गवर्नर को नियुक्त किए गए हैं M राजेश्वर राव। ये फिलहाल अभी RBI में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न भी हमारा नियुक्ति को लेकर है, ये M राजेश्वर राव जी हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? किसका SBI का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, अरविंद घोष, किशोर सिन्हा, बजरंग शाह, दिनेश कुमार खारा। तो हमारा जो उत्तर होगा वो दिनेश कुमार खारा हमारा उत्तर है। ये वरिष्ठतम प्रबंधक निदेशक हैं SBI में वर्तमान में, और इन्हें जो है अब चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और ये जो स्थान लेंगे वो रजनीश कुमार का स्थान लेंगे, जो अभी SBI के चेयरमैन हैं, उनका स्थान लेंगे कौन? दिनेश कुमार खारा। और इनका कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का होगा SBI में
चेयरमैन के रूप में। तो दिनेश कुमार खारा नए एसबीआई के कौन होंगे? चेयरमैन होंगे, भारत के सबसे बड़े बैंक के चेयरमैन। इसके बाद अगला प्रश्न जो है वो भी हमारा नियुक्ति से है। ये दिनेश कुमार खारा हैं एसबीआई के नए चेयरमैन। और अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? किसमें कंबोडिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, मानवी दास, रमन सिन्हा, पुरुषोत्तम भट्टाचार्य और देवयानी खोब्रागड़े। तो कंबोडिया जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में एक देश है। दक्षिण पूर्व एशिया में एक देश है कंबोडिया। दक्षिण पूर्व एशिया में कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया में एक देश है। यदि हम इसे मानचित्र पर देखें तो ये भारत से किस और पड़ेगा? चलिए मानचित्र में, तो मानचित्र में यदि हम देखें तो कंबोडिया जो है वो भारत, ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर इंडिया, और इंडिया के बराबर में यहाँ म्यांमार, ये थाईलैंड और इधर वियतनाम, और थाईलैंड और वियतनाम के बीच में कंबोडिया है। अब हम इसे थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं। तो इधर हम चलते हैं, तो ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, ये क्या है? कंबोडिया देश है, ये कंबोडिया है। और इसकी जो सीमाएं हैं थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इन सब से लग रही है इसकी सीमाएं। तो आप लोग जल्दी से कंबोडिया की जो राजधानी है उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ज़रूर राइट कीजिएगा, लिखिएगा। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है कंबोडिया, और देवयानी खोब्रागड़े को यहाँ का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे थोड़ा ज्योग्राफिकल फीचर देखें भारत के चारों ओर तो आपको दिखेगा आसानी से कि यहाँ पर अरेबियन सी है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ अंडमान सागर है, थाईलैंड की खाड़ी है, गल्फ ऑफ थाईलैंड है, और यहीं पर ये साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण आजीविका सर्वेक्षण के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और किसके मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? ग्रामीण आजीविका सर्वेक्षण और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, तो ये कुछ राज्य और केंद्र शासित राज्यों के नाम हैं। इनमें से एक जो इसका उत्तर है वो लद्दाख है। लद्दाख में ग्रामीण आजीविका सर्वेक्षण के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और लद्दाख के बीच में ये समझौता हुआ है। और यहाँ पर जो दुग्ध उत्पादन है उसको लेकर एक आजीविका के रूप में उसे विकसित करने और वहाँ पर दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा, ताकि वहाँ पर जो भी मवेशी पालने वाले लोग हैं उनको जो है मुनाफा मिल सके, लाभ मिल सके। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास 30 सितंबर, 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और 8 अक्टूबर। तो 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष भी जो गाजियाबाद का हिंडन एयर फोर्स बेस है, एयर फोर्स स्टेशन है, वहाँ पर काफ़ी भव्य रूप में इसको मनाया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा। और वायुसेना की अगर स्थापना देखें तो 8 अक्टूबर को 1932 में की गई थी, तब इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। 1950 में आज़ादी के बाद इसे केवल इंडियन एयरफोर्स नाम दिया गया। और इस समय जो भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं, एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। राकेश कुमार सिंह भदौरिया ये भी शिरकत करेंगे इस परेड में। और भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ स्पर्शः दीप्तम, नभ स्पर्शता दीप्तम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत किस देश से स्प्रट लाइट टैंक खरीदेगा? भारत किस देश से स्प्रट लाइट टैंक खरीदेगा? अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी।
ठीक है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और इसमें भी हमारा जो उत्तर होगा वो रूस होगा। अभी भारत ने जो है स्पॉटलाइट टैंक खरीदने की घोषणा की है और एग्रीमेंट भी किया है अभी रूस के साथ। जो इंडिया चाइना बॉर्डर पर लद्दाख क्षेत्र में जो चीन के साथ हमारा सीमा विवाद चल रहा है, उस चीज़ को देखते हुए भारत ने रूस से स्पॉटलाइट टैंक को खरीदने का एग्रीमेंट किया है और इसकी तैनाती लद्दाख में करने पर बात हो रही है। और ये काफ़ी हल्का टैंक है, 18 टन का टैंक है और ये 71 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भी चल सकता है और इसे एक एयरक्राफ्ट के माध्यम से कहीं पर भी उतारा जा सकता है, ले जाया जा सकता है। और ये भारत किससे, रूस से प्राप्त करेगा, खरीदेगा और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? चीन के साथ सीमा विवाद बढ़ने के कारण इसकी आवश्यकता हमें पड़ी। तो ये हमारे आज के प्रमुख 10 प्रश्न रहे। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा सहयोगी होंगे और इस प्रकार के प्रश्नों के लिए लगातार हमारे साथ बने रहें और इसके लिए आप लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने वो सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल आइकॉन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचती रहे। धन्यवाद।